नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सोशल मीडिया आज से ऐसा माध्यम है कि समाज का कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं है। हर कोई सोशल मीडिया का किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल जरूर करता है और ऐसे में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने युवाओं के सबसे प्रिय सोशल मीडिया पर एक बड़ा दांव खेला है। शायद यह पहला प्रयोग है जब कोई राजनीतिक दल अपनी सरकार के मंत्रियों का साक्षात्कार लाइव करा रहा है। बीजेपी के यूपी पेज पर पिछले 4 दिनों से एक नया कैंपेन फर्क साफ है चल रहा है और यह पूरा कैंपेन इस तरीके से तैयार किया गया जिससे युवा वर्ग आकर्षित हो सके। पार्टी न केवल फेसबुक पर बड़े नामों के साथ लाइव आ रही है बल्कि ट्विटर पर भी स्पेस करके अपनी शहरी युवाओं को आकर्षित करने का काम कर रही है। अब ऐसे में सवाल बनता है, क्या बीजेपी जिसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का महारत हासिल है, युवाओं को उन्हीं के अंदाज में लुभाना चाहती है? क्यों इस कैंपेन में सरकार के एक मंत्री एक मुद्दे पर हर शाम 7 बजे फेसबुक लाइव रहते हैं और इसके बाद रात 10 बजे ट्विटर स्पेशल पर आप उसी मुद्दे पर चर्चा होती है। बीजेपी के ऑफिशियल पेज से यह फेसबुक लाइव होता है जिसमें सरकार के मंत्री आम जनता के सवालों के जवाब देते हैं। तो सवाल तो बनता है, बीजेपी को इसका कितना लाभ मिलेगा? तो भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया पर इस एक्टिवनेस को लेकर के अब कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल इसलिए कई बन रहे हैं कि इससे कितना असर आने वाले चुनावों में होगा। जरा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, हमारी संवाददाता निकिता ने एक रिपोर्ट बनाई है, जरा आप देखिए। कैंपेनिंग, जनसभा और रैली के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने डिजिटल दांव शुरू किया है जिसका नाम है फर्क साफ है। आपको बताते चले कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को जोड़ने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है क्योंकि सोशल मीडिया पर डिजिटली जो एक्टिव वर्ग है वो युवाओं का है। अब ये किस तरीके से काम करता है मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी। उससे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें 7 बजे बीजेपी से कोई भी मंत्री है वो फेसबुक लाइव आते हैं और उसमें ये जो आम जनता है उनके सवाल जवाब लेते हैं और फिर यही चर्चा ट्विटर पे भी होती है 10 बजे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं युवाओं से रिलेटेड वो भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल साइट है बीजेपी उत्तर प्रदेश, वहां पर लाइव इंटरव्यूज के साथ में जुड़ते हैं। तो ये एक डिजिटल जो दांव खेला है बीजेपी ने, इसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगी कि ये शुरुआत 4 दिन पहले यानी कि 20 नवंबर को हुई है और आप देख सकते हैं मैंने ये साइट भी अभी अपने कंप्यूटर पे खोल रखी है जिसमें बीजेपी उत्तर प्रदेश का ट्विटर पेज खुला हुआ है और इसमें ये साफ दिख रहा है फर्क साफ है। अब ये भी बताना चाहेंगे कि इसमें जितने भी सवाल जवाब हैं वो लाइव आ सकते हैं और आज का जो है इसमें उसमें उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य वो फेसबुक से लाइव करेंगे 7 बजे और ये जो आम जनता है उससे संवाद करेंगे। तो ये एक पैंतरा जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है कि वो लाइव आएंगे, सवाल जवाब करेंगे। पहल है भारतीय जनता पार्टी के क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो नौजवान हैं, जो यंगस्टर्स हैं उसकी मात्रा ज्यादा है और जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सोशल मीडिया पे खासा एक्टिव होते हैं। तो जिस तरीके से आप फेसबुक लाइव और ट्विटर के साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आम जनता से संवाद करेंगे, ये काफी अच्छी पहल मानी जा रही है और ये 20 नवंबर से शुरू हुआ है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये कितना रंग लाएगा आगामी विधानसभा चुनाव में, बीजेपी को कहां तक लेके जाएगा, ये मेहनत कितनी सफल होगी, ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो ये आपने रिपोर्ट देखी है और इस रिपोर्ट के जरिए दरअसल बहुत कुछ निकिता सरीन के द्वारा बताया गया कि कैसे ये सब कुछ काम होता है। दरअसल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाली जो पार्टी, जिसको कहा भी जाता है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए और इसके ज़रिए बहुत हद तक जो अपने कार्यकर्ता हैं उन तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए काम करती है ये पार्टी और इसमें महारत भी हासिल है भारतीय जनता पार्टी को। और बार बार जितने भी राजनीतिक दल हैं वो बार बार इस बात को मानते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो काबिलियत है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने को लेकर के कहीं ज्यादा है। लेकिन अब इसी को लेकर के एक नया सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है, लेकिन कितना इस सार्थक होता है ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं क्योंकि सोशल मीडिया संवाद जब कायम किया जा रहा है, इसमें 7 बजे सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब तमाम प्रदेश के मंत्री नेता जब लाइव आते हैं और इसमें सवाल किए जाते हैं, जनता के सीधे सवाल इसमें जुड़ते चले जाते हैं, उनका जवाब दिया जाता है, तो
इसका कितना बड़ा असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा? क्या लोगों की जो सवाल हैं जो सीधे सीधे उनके मन में हैं, और इसलिए सोशल मीडिया पर बहुत हद तक लोग सक्रिय भी रहते हैं, और खास करके यहां पर टारगेट किया जा रहा है यूथ को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि आज के समय में अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोकस करना है, टारगेट करना है, तो वो हमारे देश के युवा वर्ग है, जनता है, और उन्हीं को अगर हम टारगेट करके चलते हैं तो जाहिर तौर पर इसका बड़ा फायदा मिलेगा। तो आप यहां पर युवाओं को टारगेट करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस कैंपेन को आगे बढ़ाया जा रहा है और सोशल मीडिया संवाद का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, कितना वाकई में असरदार है और फर्क साफ है के नाम से इसको किया जा रहा है। तो क्या बाकी राजनीतिक दलों को भी कुछ ऐसा ही करने की जरूरत है? क्या अब सोशल मीडिया या तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए जो ऐसे कार्यक्रम हैं, लाइव कार्यक्रम आकर के उस पर जो लोगों के सवाल हैं उनका जवाब दे करके, क्या लोगों के मन में जो और कई तरीके की चीजें चल रही हैं उनका भी जवाब यहां पर दिया जा सकता है? जरा इस सभी चीजों को समझ लेते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं, जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता संजय सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। और मैं जरा शुरुआत यहां पर संजय सिंह आपसे करना चाह रहा हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि ये सोशल इंजीनियरिंग का जो खेल है ना, जिसके लिए बार बार कहा जाता है कि चाहे आप लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, इसमें यूथ को टारगेट करते हुए भारतीय जनता पार्टी कहीं इसमें एक कदम आगे निकल जाती है। कब तक आप ये कहते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें महारत है? इसमें तो कांग्रेस पार्टी को भी महारत होनी चाहिए। और अगर आप ये आज के समय की चीजें हैं, अगर तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे गुरेज क्यों? संजय सिंह, देखिए, सोशल मीडिया का महत्व जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया था, और उनके भाषण, उनकी मन की बातें सोशल मीडिया के माध्यम से सुनाई जाती थी। लेकिन जब कांग्रेस जन जन की बात करने लगी सोशल मीडिया पे और तार्किक मुद्दे उठाने लगी, सरकार से प्रश्न करने लगी, उस वक्त सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की भाजपा ने। अब उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ लोग ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में सरकार में बैठे कुछ लोग। तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, जब कोरोना काल था, जिस समय सोशल मीडिया में एक एक व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत थी, एक एक व्यक्ति को जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी, उस समय सोशल मीडिया पे और न ही धरातल पर कहीं ये लोग नहीं दिख रहे थे। अभी कुछ दिन पहले इन्हीं मंत्री जी को जनता के बीच में एक व्यक्ति ने गाली दी थी, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। मुझे लग रहा है कि अब इन्हें जनता के बीच में जाने से डर लग रहा है, क्योंकि तमाम जनता के खिलाफ इन लोगों ने काम किए हैं। जनता के कल्याणकारी काम करने से बचती रही सरकार, कानून व्यवस्था खराब हो गई, सड़कों में गड्ढे हैं, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ा हुआ है, महंगाई है, बेरोजगारी है। अब जनता के बीच में जाने से डर लग रहा है। जब से किसान सड़क पे आंदोलन कर रहा है, जनता के बीच में जाने से डर रही है। तो ये सोशल मीडिया की नई नौटंकी शुरू हुई है। इसमें ये पहले भी काम कर चुके हैं, लेकिन जनता जब उस पर सवाल करती तो उससे भागने लगते हैं। उसमें किसान नहीं, उसमें विपक्षी खेमा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं। जब ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तब उस पे जनता की बात होती है। और जब विपक्ष सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, या जो अन्य संस्थाएं और संगठन जब आम जनता की, किसान की, नौजवान के मुद्दे जब सोशल मीडिया पे उठाते हैं, तब इनको ये विपक्ष दिखाई देने लगता है। लेकिन यकीन मानिए, कांग्रेस विपक्ष के रूप में हर मुद्दे को जो जनता विरोधी है, कोई भी संगठन उठाता है, उसके साथ वो खड़ी होती है, कहीं श्रेय लेने का प्रयास नहीं करती है। लेकिन ये सोशल मीडिया में विपक्ष को या धरातल पे विपक्ष को और अन्य संगठन या किसान या नौजवान जो आंदोलन करते हैं, उसमें अंतर करना भाजपा सरकार नहीं समझ पाती है। और ये विपक्ष को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और तमाम जैसे शिरोमणि जो है बना देती है, जिसका अब इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और इसलिए अब ये खुद जैसे कोरोना में आइसोलेशन में चले गए थे, चुनाव में प्रचार में जाने के बजाय सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करने के लिए आइसोलेशन में चले गए हैं। हाँ, ठीक है। मैं जरा हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी कार्यक्रम में है। धर्मेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है,
उसको लेकर के आपका कहना क्या है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी युवाओं को टारगेट करके अब सोशल इंजीनियरिंग और साथ ही सोशल मीडिया का भी सहारा ले रही है, तो इसमें गुरेज क्या है? और इन्हीं का तो माध्यम है बनकर के वो युवाओं को टारगेट करती है और इसलिए वो लगातार जीत हासिल करती है और बाकी राजनीतिक दल जो है वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए तो उन्होंने नाम भी दिया है, फर्क साफ है। धर्मेंद्र जी। जी हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बताइए सर। ये सुरेंद्र दुबे जी का मेरे ख्याल से म्यूट नहीं हो रहा है। नहीं, धर्मेंद्र जी आपसे सवाल है, बताइए सर। नहीं, डिस्टर्बेंस आ रही है, किसी पैनलिस्ट की आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, वो हम दुरुस्त कर लेते हैं, आप अपनी बात रखिए। एक बार सवाल दोहरा दीजिए एक बार। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी तकनीकों का सहारा लेकर के आगे बढ़ रही है, कैंपेनिंग में कहीं आगे निकल जाती है और इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है, तभी तो दूसरे राजनीतिक दल पीछे रह जाते हैं। यही तो फर्क साफ है। धर्मेंद्र जी, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, किसी पैनलिस्ट की आवाज आ रही है, बीच में क्लियर नहीं हो रहा कुछ। ठीक है, मैं जरा वापस लौटूंगा आपके पास, मैं वापस लौटूंगा। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, जितने भी राजनीतिक दल हैं क्यों नहीं ऐसा कदम उठाते हैं, क्यों नहीं वो भी सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं? और आजकल के समय में तो वैसे भी हर कोई सहारा लेता है, आम आदमी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। ट्विटर का सहारा लिया जाता है, तमाम दूसरे ऐप्स का सहारा लिया जाता है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सहारा लिया जाता है। तो इसमें अपनी जो भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को आगे रख रही है, इसमें आपको क्या नजर आता है? ये अपने आप को दूसरे राजनीतिक दलों से अलग करते हुए भारतीय जनता पार्टी इसलिए तो आगे बढ़ रही है, इस पर कहना क्या है? नहीं, देखिए, इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया का सहारा हर राजनीतिक दल लेता है, आपका कहना बिल्कुल सही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इनके जो 4.5 साल के काम हैं वो ऐसे हैं कि ये जनता के बीच में खुद जाकर के खड़े होकर के उनको अपनी उपलब्धियां नहीं बता सकते, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए कुछ किया नहीं। तो सहारा ये लिया है इन्होंने, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा होगा घटनाएं हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लोगों ने खदेड़ा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, तो उससे बचने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि इसी सोशल मीडिया का सहारा जब आम आदमी लेता है, एक पत्रकार लेता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता लेता है। अभी पिछले दिनों की घटना है, ट्विटर स्पेस पे देश के वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा जी, हेमंत तिवारी जी, सत्यप्रकाश भारती जी, ये तमाम लोग ट्विटर स्पेस पे एक डिबेट में बैठे थे और उसमें कुछ सोशल लोग भी थे और एक एसटीएफ के ऊपर उसकी कार्यशैली को लेकर के एक चर्चा चल रही थी। उस चर्चा से इतनी बौखला गई योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कि उसने बाकायदा एसटीएफ ने एक नोटिस भेज दिया कि आप लोग तो षड्यंत्र रच रहे, आपराधिक साजिश रच रहे एसटीएफ के खिलाफ। तो भैया, अगर सोशल मीडिया का सहारा सरकार ले रही है तो आम जनता को, देश के पत्रकारों को और तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको भी उसका सहारा लेने की लेकिन सर, सुरक्षा एजेंसियों को लेकर के, राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के अगर कहीं पर भी कोई बात करता है या सवाल उठाता है तो वो तो सवालों के दायरे में आएगा ना। मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ। देखिए, उसमें आप ठीक है, आपके पास आप सरकार हैं, आपके पास एजेंसी है, आप करिए। लेकिन सोशल मीडिया पे जब स्पेस अवेलेबल करा रहा है ट्विटर, तो वहां पे अगर कोई मुद्दे की चर्चा हो रही है, आप चर्चा करिए, देश के विकास को लेकर के चर्चा करिए, आप अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा करिए। अब मैं अगली बात बताता हूं आपको। देखिए, अब इन्होंने आपने बताया कि इन्होंने इसका टॉपिक रखा है फर्क साफ है। क्या फर्क साफ है, मैं आपको समझाता हूं। फर्क साफ यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार दावा करती है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, लेकिन फर्क साफ यह है कि एटा में देखिए एक दलित युवती के साथ किस तरह से दुराचार और उसकी मौत हो जाती है और फिर उसके बाद उसको रात के अंधेरे में पुलिस वाले पेट्रोल करके 2 बजे रात को जला देते हैं। फर्क साफ यह है कि जब बेरोजगार नौकरी मांगता है तो इसी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, उन पर लाठियों की बरसात होती है। फर्क यह साफ है। फर्क क्या साफ है कि कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ सरकार दावा करती है कि हमने कोरोना के काल में बहुत बढ़िया ढंग से हैंडल किया, सबको इलाज मिला, लेकिन गंगा में तैरती लाशें उस फर्क को दिखाती हैं कि फर्क साफ है कि किस तरह से आपने चिताओं को जलते हुए उनको ढकने का प्रयास किया, लोगों को इलाज नहीं मिला, यहां तक कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। उसके लिए
आपने जब लोग तड़प रहे थे, एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, तब आपने एक कंडीशन लगा दी थी कि सीएमओ से लेटर लिखवा करके लाइए, रिकमेंडेशन ले आइए, तब हम आपको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। ये है अमानवीयता, ये योगी सरकार की अमानवीयता है। यहाँ फर्क साफ है कि आप ये मिसमैनेजमेंट तो हर राज्य के अंदर था ना सर। नहीं, आप दावा कुछ और करते हैं और धरातल पे कुछ और होता है। चलिए, ये सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जरूर करूंगा, लेकिन ये जो मिसमैनेजमेंट हुआ कोरोना के संक्रमण का, अगर आप हवाला दे रहे हैं तो ये तो दिल्ली में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, सभी जगह हुआ, हर राज्य में हुआ। मैं 5 सेकंड में आपको कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए कोरोना काल की बात है, कोरोना काल का फर्क मैंने बताया। अब फर्क आप देख लीजिए किस तरह से इनके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जनजीवन मिशन में घोटाला हो जाता है, उसके बाद अंबेडकर विद्यालय की जो बालिकाओं के लिए जो मिड डे मील के लिए तमाम पैसे दिए जाते हैं, कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बावजूद वहां से 9 करोड़ रुपए निकाल लिए जाते हैं और उसको खा लिया जाता है। भ्रष्टाचार की इनके पराकाष्ठा आप देखिए कि एक ऑक्सीमीटर जो कोरोना काल में जीवन रक्षक उपकरण के रूप में जाना जाता है, वो 800 का मीटर ऑक्सीमीटर आप 5,000 रुपए में खरीदा जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से। थर्मामीटर, वेंटिलेटर, तमाम घोटाले जो इस सरकार में हुए हैं उससे फर्क साफ है और धरातल पे कुछ और है और योगी सरकार के दावे जो हैं वो कुछ और हैं। चलिए ठीक है, इन्होंने सही नाम रखा है कि फर्क साफ है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जनता के बीच में जा नहीं सकते, इसलिए सोशल मीडिया पे बैठ करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, चीचा लेदर कौशलकांत मिश्रा जी, ये आप सोशल मीडिया पर आकर के सिर्फ डिफेंसिव मोड में अपनी बात को रखना चाहते हैं, आप पब्लिकली सबके सामने नहीं आ सकते हैं क्योंकि मौजूदा वक्त की सरकार ने बीते कुछ समय में कोई भी काम नहीं किया है। ये बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी आरोप लगाया और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भी लगाया। जवाब दीजिए कौशलकांत जी। देखिए, सोशल मीडिया पे अगर जैसा ये वक्तव्य दे रहे हैं ऐसा होता तो कोई भी सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करता। आज सोशल मीडिया का वर्ल्ड पूरे विश्व में और भारत में पूरी तरह से छाया हुआ है। हर आदमी अभी ये भी जो भी सुन रहे हैं, ये सुनने के बाद जिन्होंने अपना बोला है इसको भी अभी ट्विटर पे ट्वीट कर देंगे, सारी बातों को ट्वीट करेंगे, सारी बातों को फेसबुक पे डालेंगे। और जब हमारी पार्टी के लोग सोशल मीडिया पे बैठ करके बात करते हैं तो उस पे ये कहते हैं कि चूंकि इनके पास जगह नहीं है। अरे कहां जगह नहीं है जी, पूरे उत्तर प्रदेश की रैलियों को देख लीजिए, एक एक रैली में लाखों लोग आ रहे हैं, भीड़ भरी हुई है, पब्लिक का इतना समर्थन है और आप कह रहे हैं सोशल मीडिया। अपने सोशल मीडिया को देख लीजिए, आपके पास कितने लोग आते हैं, आपके ट्विटर पे कितने लोग आते हैं और ट्विटर स्पेस पे जो हमारी वार्ता हुई तो उस पे कितने लोग आए थे। तो सोशल मीडिया आज के जमाने में, आज जहां जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम ही नहीं पूरा विश्व जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो आगे का भविष्य सोशल मीडिया पे ही है। कोरोना की बात की गई, कोरोना काल में आप ये देखिए अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो इतने सारे बच्चों की एजुकेशन कंप्रोमाइज होती, इतने सारे डॉक्टर्स जो मरीजों का इलाज ऑनलाइन कर रहे थे सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे थे। तो सोशल मीडिया एक अच्छा टूल है बशर्ते इसको सही ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाए। अगर सोशल मीडिया पे बैठ कर के इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पे अगर कोई और करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती। अगर सोशल मीडिया पे बैठ करके कोई देश तोड़ने की बात करेगा, देश में विद्रोह फैलाने की बात करेगा, आतंकवादी कुछ बातें होंगी तो उनको पकड़ा जाएगा, कानून अपना काम करेगा। सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है और सोशल मीडिया इसी तरीके से देखिए जिस तरीके से तो बार-बार टूलकिट का मामला हुआ था कि जब ट्विटर को बंदिशों में डाल दिया था। देखिए अभी बहुत देर से, मैं चूंकि लेट ज्वाइन किया, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं थी और पुष्पेन जी को मैं जितना सुन पाया, इन्होंने फिर बात की, कोरोना की बात की, कोरोना के मिसमैनेजमेंट की बात की। आप ये बताइए, आप विपक्षी पार्टी हैं, आप ये कह सकते हैं कि मिसमैनेजमेंट हुआ, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मॉनिटर करने वाला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के अलावा उत्तर प्रदेश में कोरोना मैनेजमेंट की पीठ थपथपाई है। और जितनी बड़ी आबादी, हम लोग 25 करोड़, लगभग 22 से 24 करोड़ आबादी के लोग हैं और उस आबादी में जितने कम लोगों की डेथ हुई है, जितने कम लोगों को परेशानियां हुई हैं, सबसे ज्यादा टेस्ट हमारे उत्तर प्रदेश में हुए हैं। नहीं, आप ये नहीं मानते कौशलकांत जी, मिसमैनेजमेंट तो हुआ, ये तो हर स्टेट में हुआ, ये तो हर स्टेट में हुआ। मैं मानता हूं, एक बात सुन लीजिए, महामारी जब होती है, महामारी एक मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, यानी कि इतने ज्यादा केसेस हो जाते हैं, इतने ज्यादा मरीज आते हैं
कि उसको एडमिनिस्टर करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए उसको महामारी बोला जाता है और इसीलिए महामारी एक्ट बनाया गया है, पार्लियामेंट ने बनाया है। और जब मिसमैनेजमेंट होना महामारी का फीचर है, और ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं हुआ। आप ये देखिए कि सबसे डेवलप कहा जाता है केरला, वहां की डेथ रेट हमारे उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, वहां पे ज्यादा लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र जो हमसे ज्यादा डेवलप है, जहां पे सो कॉल्ड कांग्रेस की समर्थन की सरकार है, वहां पे अभी तक क्या हाल है, वहां पे किस तरीके से कोरोना का मैनेजमेंट हुआ। चलिए ठीक है, धर्मेंद्र यादव कोरोना के बाद पे अगर आप लेकिन वहां ऑक्सीजन की समस्या इतने बड़े स्टेट में ऑक्सीजन की समस्या नहीं आई, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की समस्या नहीं आई। किसने कहा ऑक्सीजन की समस्या की जो बार बार बात होती है, मैं आज उसको क्लियर करना चाहूंगा, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा। होता क्या है कि हेल्थ एक स्टेट का आंकड़ा है, स्टेट सब्जेक्ट है। हेल्थ डिपार्टमेंट हर स्टेट का जो अपने आंकड़े देता है वो केंद्र सरकार के पास जाते हैं, और केंद्र सरकार के पास जो आंकड़े आते हैं उसको ही पार्लियामेंट के पटल पे रखा जाता है। चलिए हम मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश ने अपने डेथ बिना ऑक्सीजन की कोई डेथ नहीं हुई, तो क्या महाराष्ट्र में नहीं, उन्होंने क्यों नहीं भेजा? केरला में नहीं, उन्होंने क्यों नहीं भेजा? राजस्थान में नहीं, उन्होंने क्यों नहीं भेजा? तो ये जो बार बार झूठा प्रचार करने की कोशिश की जाती है कि ऑक्सीजन के नाम पे, आपने आपकी स्टेट ने क्यों नहीं दिया? आपने सवाल पूछा, महाराष्ट्र ने क्यों नहीं दिया, राजस्थान ने क्यों नहीं दिया, केरला ने क्यों नहीं दिया? चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। धर्मेंद्र यादव जी, अगर भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के जरिए अपने आप को, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, यूथ को टारगेट करने के लिए अगर कोशिश करती है, तो इसमें आपत्ति किस बात की है? इसमें बाकी राजनीतिक दलों को भी इस प्लेटफॉर्म पर अगर आगे बढ़ करके अपनी पार्टी को मजबूती अगर दिलानी है, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर वो आए तो उसमें आपत्ति किस बात की? धर्मेंद्र शुभेंदु जी, एक तकनीकी का इस्तेमाल सही दिशा में हो। हाँ शुभेंदु जी, तकनीकी का इस्तेमाल सही दिशा में, इसको आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। ना ही है, किसी ने आपको आपत्ति दर्ज कराई नहीं हो, किसी राजनीतिक पार्टी ने। बस सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश की जनता का जो सरोकार है उस मुद्दे से हम अलग ना जाएं। हमारा सवाल है, हमारा कंसर्न इस बात को लेकर के, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनावी रैली की जगह चुनावी सर्कस शुरू कर दिया है, ठीक उसी तरह से कहीं डिजिटल सर्कस ना शुरू कर दे। हमारा ध्यान उस पर होना चाहिए। उसमें जो उत्तर प्रदेश की जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता के सवाल होंगे, उसमें उत्तर प्रदेश की जनता सीधे 1 to 1 अपने मंत्रियों से, अपने नेताओं से सवाल पूछेगी। उसमें गलत क्या है फिर? उसमें सर्कस कैसा है? अब आप मुझे बता दीजिए कि अगर केशव प्रसाद मौर्य जी आज लाइव में बता रहे हो, आप उनसे ये सवाल पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के समय ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई कि नहीं हुई, तो क्या जवाब देंगे? जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में भी आप जिस तरह की जगलरी होती है आप भी जानते होंगे, मुझे लगता है बेहतर तरीके से। नहीं तो इसमें किसी और जनता को नहीं है, तो आप समाजवादी पार्टी के नेता इसमें, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी सवाल कर सकता है इसमें, तो समाजवादी पार्टी के नेता भी कर सकते हैं, अखिलेश यादव भी कर सकते हैं, धर्मेंद्र यादव भी कर सकते हैं। नहीं, सवाल तो कर ही सकते, ओपन प्लेटफॉर्म सवाल तो कर ही सकते हैं। सवाल कर सकते हैं, सवाल कर भी रहे होंगे लोग, सवाल कर भी रहे होंगे। लेकिन जो दूसरा मुख्य सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो इनका आईटी सेल है, आईटी सेल में मान लीजिए 5 लाख लोगों को नौकरी पे रखा हुआ है। अब लाइव होते समय इन्होंने कह दिया हमारे 100 फायर चाहिए, 100 रिट्वीट चाहिए, इसी के 1000 रिट्वीट चाहिए, तो उसमें जो जनता के असल सवाल होंगे वो हो सकता है दब जाए। तो हमारा जो प्रयास होगा, समाजवादी पार्टी का जो प्रयास होगा, उत्तर प्रदेश की जनता के जो असल मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा, जैसे आपने कहा ना कि फर्क साफ है, तो आप अगर इस बात को कहोगे अगर फर्क साफ है तो उत्तर प्रदेश की जनता का जेब साफ है महंगाई की वजह से, ये फर्क को बताने का प्रयास कर रहे हैं और हम इसको जनता के बीच में एक्सपोज करेंगे। फर्क साफ ये है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी पूरी चरम पर है, यानी कि रोजगार साफ है। हम इस बात को जनता में पहुंचाएंगे। इसी प्लेटफॉर्म पर जाकर के पूछिए ना, अगर रोजगार को लेकर के सवाल लगता है तो जब कभी भी मंत्री जुड़ते हैं उसमें आप उसी प्लेटफॉर्म पर जाकर के भी पूछ सकते हैं। तो ये तो एक खुला मंच हो गया। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मैं सुरेंद्र दुबे जी को ठीक है, जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। कौशलकांत मिश्रा जी जरा जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सुरेंद्र दुबे जी आपके पास आता हूं। कौशलकांत जी जवाब दीजिए। अभी हमारे मित्र सपा के प्रवक्ता ने बोला कि हमारे लोग ज्यादा हैं और 5 लाख का आईटी सेल है। अगर हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो ये हमारी ताकत है, ये हमारी कमजोरी नहीं है। और अगर हमारे कार्यकर्ता ज्यादा हैं तो हमारे लिए ज्यादा काम करते हैं और इसीलिए सरकार चल रही है। आप भी अपने कार्यकर्ता बढ़ाइए, हमसे ज्यादा बड़े पार्टी बनाइए, आप भी शासन करिए, हम इसमें तो कोई बुराई नहीं लगती है। दूसरी बात, बार बार ये कहते हैं बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। मैं कुछ एक CMIE ऑर्गेनाइजेशन है, बेरोजगारी दर उसके हिसाब से 2017 में जब सपा सरकार ने सत्ता हमारे पास आई थी उस समय बेरोजगारी दर 17.5% थी। और ये हमारे आंकड़े नहीं है, एजेंसियों के आंकड़े हैं।
कोई भी चेक कर सकता है। आज बेरोजगारी दर, फरवरी में की बेरोजगारी दर जिसको मुझे याद है वो है 4.1%। बेरोजगारी दर पहले ज्यादा थी, आज कम हुई है। दूसरी बात आती है, बार बार महंगाई की बात बार बार आती है। महंगाई की बात पे ये बताना चाहूंगा, मुद्रास्फीति होती है महंगाई का पैमाना। मुद्रास्फीति जब 2014 से पहले 10% थी, आज मुद्रास्फीति केवल 4% है। और बार बार जो पेट्रोल की बात की जाती है, मैं बताना चाहूंगा जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक के बीच में पेट्रोल 55 रुपए से पहुंचा था 85 से 90 रुपए तक। आज जो पहुंचा है अभी 100 रुपए पहुंचा है। अगर कंपैरेटिव देखें तो जो पिछली सरकार थी उससे कम राइज हुआ है। जबकि उस समय कच्चे के तेल के दाम कहां पहुंचे थे? कच्चे तेल के दाम उस समय $146 प्रति बैरल थे। आज जो है $82 प्रति बैरल पहुंचे हैं। और जब $35 प्रति बैरल थे तब आप 75 रुपए में पेट्रोल बेच रहे थे, और जबकि 35 रुपए में पेट्रोल बिक सकता था। बरगलाइए मत देश को और देश की जनता को। तब मनमोहन सरकार के समय 9 रुपए पेट्रोल पे एक्साइज ली जा सकती थी, आज 35 रुपए पेट्रोल पे एक्साइज ली जा सकती है। तब 3.5 रुपए डीजल एक्साइज ली जाती थी। आज आप 32 रुपए एक्साइज ले रहे हैं डीजल पे। डीजल किसान की जरूरत है, डीजल मध्यम वर्ग की जरूरत है। आप देश को बरगलाइए मत। महंगाई सिर्फ और सिर्फ एक्साइज ड्यूटी की वजह से है। देश को बरगलाना बंद करिए। उत्तर प्रदेश की शासित जो भी सरकारें हैं सब ने अपने दाम कम किए। जो सो कॉल्ड विपक्ष की सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस ले लीजिए, चाहे राजस्थान ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे केरला ले लीजिए, चाहे वेस्ट बंगाल ले लीजिए, वहां पर पेट्रोल के दाम आज भी उत्तर प्रदेश में महंगे हैं। ये जो महंगाई सिर्फ टैक्स की वजह से प्रदेश की जनता को जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। एक मिनट ठीक है, संजय सिंह जी, कौशल कांत जी एक मिनट, ठीक है, सुरेंद्र दुबे जी, ठीक है, एक मिनट, जो बाहर की जो पेट्रोल के कौशल कांत मिश्रा जी, बाहरी एजेंसियों को दिए गए, ये हमारी सरकार ने नहीं किया था, ठीक ये है, तो पिछली सरकार से होता है। ठीक है, मैं जरा सोशल मीडिया को लेकर के, ठीक है, सुरेंद्र दुबे जी, मैं जरा सुरेंद्र जी को भी जरा चर्चा में शामिल कर रहा हूं। ठीक है संजय सिंह जी, एक मिनट जरा, ठीक है, सुरेंद्र दुबे जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आखिर चुनना, ये दर्शाता क्या है, ये बताता क्या है? क्योंकि विपक्षी खेमा तो ये कह रहा है कि ये जनता का सामना नहीं कर सकते, इसलिए सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन असल मायने में सोशल मीडिया को चुनने का मकसद क्या है? क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आकर के आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ भी सकते हैं, चाहे वो फैक्ट चेक तो होता नहीं है, तो वहां पर जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वही सच मानी जा सकती है। देखिए, सोशल मीडिया से जुड़ने का चुनाव ये लोग तो बीजेपी के लोग टोटल इस्तेमाल करते हैं, और उनके पास सबसे बड़ा आईटी प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा लोग हैं, और पूरा जो विंग है, क्योंकि उसमें जितने लोग जुड़े हुए हो इस काम को लंबे अरसे कर रहे हैं, तो कई लाख युवक ही जुड़े होंगे खाली इसी काम में। तो बीजेपी को लगता है कि हम जैसे प्रचार के अन्य माध्यम, विज्ञापन है, होर्डिंग है, अन्य प्रकार से जो हम एलईडी विज्ञापन के जरिए करते हैं, बीजेपी को लगा कि चलिए हम इस सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी में अन्य दल इनका मुकाबला इसलिए नहीं कर पाएंगे तो उससे पैसा बहुत इन्वॉल्व है, उतने साधन चाहिए जो अन्य लोगों के पास नहीं है। लेकिन उस दौड़ में लोग हैं, कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। इनका जो प्रोग्राम है, मैं इसको इतना ही महत्व देता हूं कि जितने अन्य जैसे प्लेटफॉर्म्स है, विज्ञापन है, अखबार है, अब तो मैं देख रहा हूं कि ये जो कानून वापसी के बाद तमाम पेड आर्टिकल्स और एडिटोरियल, जिनको हम लोग जमाने में एडवर्टोरियल कहा जाता था, वो रियल एडिटोरियल के नाम पर छप रहे हैं ताकि लोगों को बताया जा सके। और इसमें नया कुछ नहीं, कि पिछली सरकारें भी ऐसा करती रही, इनके पास ज्यादा साधन है इसलिए ज्यादा कर रहे हैं, दूसरे लोग कम कर रहे हैं। और इसी सोशल मीडिया को बीजेपी ने अब्यूज भी किया, कोर्ट तक में कहा कि इसमें जो तत्व उभर रहे हैं इन पर आप नियंत्रण। नहीं, मैं सर आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि सोशल मीडिया का अगर
उसको टारगेट बना करके इस प्लेटफॉर्म का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका फायदा तो सबसे ज्यादा मिलेगा और इसमें बाकी राजनीतिक दलों को भी किसी ने मना नहीं किया है। नहीं भाई किसी को मना करने से थोड़ी मान जाएंगे। हाँ। भाई सोशल मीडिया इज फ्री मीडिया। हाँ। तो किसी का मान लीजिए दूसरे पार्टी के लोग क्या कि आप क्यों कर रहे हैं तो मान थोड़ी जाएंगे, ये तो कर ही रहे हैं क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि जैसे अपनी बात को कहने के तमाम मीडिया हैं, एक मीडिया ये भी उनको लगता है कि इससे हम अपनी बात कह सकते हैं। इसमें दो बातें कि एक तो आमने सामने फील्ड पर नहीं देखना है। अभी किसी एक वक्ता ने कहा कि भाई इनके लोगों को तमाम जगह जमीन पर जाने में और दिक्कतें हो रही हो, किसान आंदोलन के दौरान हुई। अब नई परिस्थितियों में क्या हुआ मुझे बहुत आइडिया नहीं कि क्या इनको फ्री एंट्री पश्चिम यूपी के इलाकों में मिल पा रही। लेकिन पहले तो ये दिक्कत थी। दूसरा लेकिन सर हमने हाल फिलहाल में देखा है, हमने ये हाल फिलहाल में देखा है कि सोशल मीडिया का बहुत सारे मैसेज स्प्रेड करने में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है और बहुत तेजी के साथ काम भी किया है, लेकिन इसका कई बार गलत पैमाने पर इसका इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से सवाल भी इस पर उठते रहते हैं। मैं जरा दोनों चीजें हैं उसमें। हाँ, मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि फैक्ट चेक नहीं होता है। कर सकते खूब होता है। हाँ। और भाई इसी सोशल मीडिया से तो गाली दी जा रही है। जो ट्रोलिंग कहते, ट्रोलिंग क्या है? हाँ। सोशल मीडिया से ही हो रही है ना। तो वो तो हर इन्वेंशन का, हर साधन का एक पक्ष में एक अच्छा है, एक बुरा है। तो दुरुपयोग होगा तो अपोजिशन पार्टी की आशंका है इससे दुरुपयोग हो सकता है। सत्ता पक्ष कहता है कि नहीं हम अपनी बात कहना चाहते हैं, हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा, हमने अभी इनका कोई ऐसा प्रोग्राम देखा नहीं तो मुझे नहीं मालूम कि किस ढंग के सवाल जवाब हो रहे हो, क्या जानकारियां दी जा रही है। लेकिन अगर ये लोग कर रहे हैं तो मुझे लगता है विपक्ष के लोगों को भी सोशल मीडिया से आप बच नहीं सकते। बच नहीं सकते हैं, आप इससे दूर नहीं रह सकते हैं। अगर आपको यूथ को टारगेट करना है, अगर आपको युवाओं को अपने साथ जोड़ करके चलना है तो आप इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, जरा जल्दी से सवाल आपसे है, अछूता नहीं रख सकते हैं आप। ये मुख्य धारा की चीजें हैं, आप अगर इससे अलग हो जाएंगे तो आपको जो बहाव की उल्टी दिशा है उसमें चलना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये चुनौती है कि वो सोशल मीडिया के बिना अपनी कैंपेन को आगे नहीं बढ़ा सकता और उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रहा हूं कि अभी आप देखिए किसान आंदोलन और इस किसान कृषि का जो एक काला कानून लेकर के आए थे उसके खिलाफ इस तरह का माहौल था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अब देश में आपने देखा होगा अलग अलग जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ किस तरह से जनता ने दुर्व्यवहार किया और उसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस बिल को वापस ले लिया। तो बहुत अच्छी बात है, बधाई देते हैं हम किसान भाइयों को कि उनका आंदोलन रंग लाया। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, दरअसल बीजेपी सोशल मीडिया पे इसलिए सर आप तो कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन है, लेकिन अखिलेश यादव ये कहते हैं कि उनकी यात्राओं से भारतीय जनता पार्टी डर गई, दबाव में आ गई, बैकफुट पर आ गई, इसलिए उन्होंने वापस लिया 3 कृषि कानून। सर देखिए, बिल्कुल सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर के लड़ाई लड़ी और किसान भाइयों के साथ खड़े रहे, वो एक अलग मुद्दा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के पीछे इसलिए छुप करके खड़ी हो रही है क्योंकि उसको पता है कि जब वो इलाके में जाएगी, क्षेत्र में जाएगी तो इनका कुर्ता पकड़ करके जनता वहां की लेके जाएगी इनको उस स्वास्थ्य केंद्र में जहां पे बड़ी बड़ी घास उगी हुई है। इनका कुर्ता पकड़ करके जनता उस घर में ले जाएगी जहां पे कोरोना से लोगों ने अपनों को खोया है और इनसे पूछेगी कि आपने इलाज नहीं दिया, आपकी सरकार ने सही ढंग से इलाज नहीं दिया, इसलिए हमारा अपना हमसे बिछुड़ गया। इनका कुर्ता पकड़ करके अरुण वाल्मीकि जैसे लोगों के घर ले जाएगी आगरा में, जहां वे पूछा जाएगा कि आपकी पुलिस इस कदर बेलगाम हो गई है या आप उसके। सर मुझे तो लगता है कि हर राजनीतिक दल का कुर्ता पकड़, जनता को तो हर राजनीतिक दल का कुर्ता पकड़ना चाहिए जो कि सत्ता पर काबिज रहा है। सवाल तो उनसे भी पूछने चाहिए कि इतने लंबे समय तक अगर जिस भी राजनीतिक दल की सरकार रही उन्होंने क्या किया। जो सरकार में बैठे हैं, जो इस समय सरकार चला रहे हैं और उनके कार्यकाल के दौरान जो घटनाएं हुई हैं उसका जवाब उसी सरकार से मांगा जाएगा। कौशलकांत मिश्रा जी जवाब दीजिए, जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। कौशलकांत मिश्रा जी जवाब दीजिए। बैठ रहे हैं और सोशल मीडिया के पीछे छुपने का सहारा ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं है। जवाब दीजिए कौशलकांत जी। मैं स्वागत करता हूं और जनता को भरोसा दिलाता हूं हमारा कुर्ता पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमें आवाज देंगे, हम आपके घर पहुंचेंगे। कुर्ता फाड़ने वाली सरकार नहीं है ये,
जो कुर्ता, इसके पहले जो सरकारें रही हैं उसमें जनता का कुर्ता फाड़ दिया जाता था, उनको बिना कुर्ते का कर दिया जाता था। यहाँ अगर वो हमारा कुर्ता पकड़ने आएंगे तो हम उनका हाथ पकड़ के उनके घर चलेंगे, चिंता मत कीजिए। और जहां तक रही बात सोशल मीडिया की, अगर इन्हें जो भी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया नहीं अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है, तो ये अपने सोशल मीडिया को बंद कर दें अगर हिम्मत है तो। जहां तक रही जनता से कनेक्ट होने की बात, और जनता को कभी कुर्ता पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पुरानी सरकारें तो जनता का गला पकड़ती थी, उनके कुर्ते फाड़ देती थी, कुर्ते उतार देती थी। कम से कम यहाँ जनता हमारा कुर्ता पकड़ रही है, यानी उससे हमें उम्मीद है, हमसे उन्हें उम्मीद है कि हम कुछ कर सकते हैं। पुष्पेंद्र जी, मैंने आपके बात, पुष्पेंद्र जी देखिए, आप बिल्कुल, पुष्पेंद्र जी देखिए, आप बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक, थोड़ा हमें भी बोलने का मौका दीजिए, ठीक, हम भी अपनी बात तो कहें। जनता को चूज करना है कि उसको किसकी बात पे भरोसा करना है, किसकी बात पे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे सारे कार्यकर्ताओं का कुर्ता पकड़ने की जनता कोशिश करे, जिससे हमारे सारे कार्यकर्ता और ज्यादा मेहनत से काम करें, और ज्यादा जमीन पे काम करें, और हमें सोशल मीडिया की जरूरत ना पड़े। हम ये चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जनता ऐसा करे। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता हमारी तरफ हाथ बढ़ाए और हम उनके पास जरूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी आज के समय में ऐसी विषम परिस्थितियां बन गई है ना कि आपको जरूरत पड़ रही है सोशल मीडिया पर आने की। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं ना, जो पुष्पेंद्र जी ने कहा कि कुर्ता पकड़ते हैं, हम चाहते हैं कि पब्लिक हमारे पास आए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे कनेक्ट करें। धर्मेंद्र यादव जी, जनता से कनेक्ट करने की जो बातें हैं, मीडिया का सहारा आपने कहा कि हम तो पूछना चाहते हैं ना सरकार से कि आखिर रोजगार कितने मिले, आखिर कितने युवाओं को कोरोना संक्रमण के समय में कितने लोगों की इसमें दुखद मौत हुई है। जवाब तो यहां भी देना पड़ेगा। उस मिसमैनेजमेंट का जिम्मेदार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जनता हमारे पास आए, इसका मतलब जनता इनके पास नहीं जा रही है, ये तो साफ साफ खुद ही बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो ये कह रहे हैं कि जनता कुर्ता फाड़े कुर्ता पकड़े, अभी इनको जानकारी शायद होगी, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में जल भराव में गंदे पानी में विधायक को चलवा दिया गया। अभी बुढ़ाना का स्थिति आपने देखा होगा, विधायक के ऊपर स्याही फेंक दी गई थी। तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो वास्तव में कुछ कर नहीं पाए। जो कोरोना था, कोरोना के समय कोई एक सिलेंडर नहीं दिलवा सकता था, बड़े बड़े मंत्री एक अस्पताल में बेड नहीं दिलवा सकते थे, वो स्थिति हो गई थी। दूसरी बात जो बता रहे थे अभी से पहले वाले सेगमेंट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि मुद्रास्फीति ज्यादा है, पता नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा है। आप बस मुझे मोटा मोटा बता दीजिए, कोई गरीब आदमी सरसों का तेल खरीदने जाएगा तो क्या 265 रुपए लीटर में तेल खरीदेगा वो? यही भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। तो भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। हाँ। दूसरी बात यह है, समाजवादी पार्टी की आपत्ति इस बात से है कि अगर आप खबर के फॉर्म में विज्ञापन देते हैं, यानी चोरी करते हैं। आप समझिएगा, मैं अमर उजाला पढ़ता हूँ ज्यादातर, अमर उजाला में एक पेज में ऐसे लगा खबर हाँ। है, वो खबर है जी, बिल्कुल माफी चाहता हूँ, मतलब एक खबर जैसे लगता है और होता है विज्ञापन है। तो ये जो चोरी करने का वो अलग चीज तरीका भारतीय जनता पार्टी का, जो बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी चोरी के माध्यम से घुसने का प्रयास करती है, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, कोई टेक्नोलॉजी के दो पक्ष होते हैं और वो सही भी होता है, गलत भी होता है। जैसे न्यूक्लियर पावर है, अगर उसको आप बिजली प्रोडक्शन में यूज करते हैं तो समृद्धि की तरफ ले जाएगा, लेकिन आप दूसरी तरह से यूज करते हैं तो विनाश की तरफ ले जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी विनाश की तरफ ना ले जाए उत्तर प्रदेश को, देश को विनाश की तरफ ना ले जाए, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये हमारे पार्टी का लाइन। संजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर आना ये तो बड़ी अच्छी चीजें हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आकर के भी जनता के सवाल तो वही होंगे ना। जब 1 to 1 अगर जनता जुड़ रही है वहां पर, तो सवाल तो वही पूछे जाएंगे जो विपक्ष पूछ रहा है। अगर विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि प्रदेश की जनता ये चाहती है कि रोजगार मिले, प्रदेश की जनता अगर ये चाहती है कि नौकरियां लगातार उनको मिलते रहें, स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिले, शिक्षा अच्छी मिले, तो सवाल तो वहां पर भी वही होंगे। संजय सिंह जी। बिल्कुल हाँ। मैं तो सवाल वही होंगे लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जो आपका ये टॉपिक है, फर्क साफ है, जो इन्होंने हेडलाइन दी है, मैं कहता हूं कि भाजपा धरातल पर साफ है। देखिए, सोशल मीडिया पे इसलिए आ गए कि जो सवाल जो है जनता या युवा आके यहां विधानसभा के सामने पूछता है, तो युवा को लाठियां मिलती हैं, रोजगार के सवाल पे लाठियां मिलती हैं। आंगनबाड़ी की जो समस्याएं हैं महिलाओं की, वो जब विधानसभा में आकर सवाल पूछती हैं तो उन्हें यहां लाठियां मिलती हैं। सोशल मीडिया एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पे ना भाजपा का नेता का कुर्ता फाड़ा जाएगा, और जो स्क्रीन पर जो नेता दिख रहे हैं, अभी कल सोशल मीडिया पे ही एक वीडियो वायरल हुआ था, उनको एक सज्जन ने गाली दी, और
नेताजी बैठ के गाड़ी में अपने चले गए। जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम उंगली पकड़ के उनको साथ ले चलेंगे, मुझे नहीं लगा कि मंत्री जी उनको उंगली पकड़ के उनके गुस्से का कारण उन्होंने पूछा, बल्कि वो गाड़ी में बैठ के चले गए। तो ये जो बातें हैं, जो जनता की नाराजगी है, उससे बचने के लिए सोशल मीडिया पे भाजपा पहली बार नहीं आई है। लेकिन आज जो सोशल मीडिया का प्रचार किया जा रहा है और आइसोलेशन में भाजपा जा रही है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि इन्होंने 4.5 साल में युवाओं को विधानसभा के सामने लाठी मारी है। कोरोना में ये आइसोलेशन में रहे, महिलाओं को लाठी मारी, कानून व्यवस्था खराब थी, जो थानों पे पुलिस का इतना ज्यादा आतंक बढ़ा था, जिसपे भाजपा के मंत्री और नेता एकदम शांत रहे। विधायकों की अनदेखी की गई मुख्यमंत्री के द्वारा। यहां पे चंद जो आईएएस थे उन्होंने शासन चलाया है, जनता की अनसुनी की गई, विधायकों की अनसुनी की गई। अब ज्यादातर मंत्रियों और भाजपा के विधायकों को लगता है चुनाव हारेंगे, इसलिए सोशल मीडिया पे आए हैं। और भाजपा को भी ऐसा महसूस होता है और हवा में ऐसी खबरें हैं कि कम से कम 150 विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, जो विधायक जिनकी सुनी नहीं गई वो विधायक आइसोलेशन पे चले गए, जनता से दूर चले गए। और दोष सरकार का था, मुख्यमंत्री का था, भाजपा का था। लेकिन आज उनके टिकट, भाजपा के विधायकों को टिकट काट कर सारा दोष उन विधायकों पे बढ़ दिया जाएगा। और ये सरकार, मैं आपसे कहने जा रहा हूं, भाजपा की सरकार 100 के अंदर सिमटेगी, क्योंकि जो नाराजगी आज किसान, नौजवानों, महिलाओं की है ना, अब जनता शांत हो चुकी है। जो बड़ी खबर है, शायद मुझे लगता है कि आपको पता भी होगी, अदिति सिंह कांग्रेस पार्टी की विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो अपने नेताओं को नहीं साथ पा रहे हैं। देखिए खबर ये, आदिति सिंह आज भाजपा में गई हैं, लेकिन वो पिछले 3 वर्षों से वो कांग्रेस में सक्रिय नहीं थी। उन्होंने अपना पद बचाने के लिए आज जो है भाजपा की सदस्यता ली है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को दल बदल कानून के तहत अगले 5 सालों तक चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। और आपका भी मेरे तो इस वक्तव्य पे हर सरकार को, आपने भी तो हर दल को काम किया करना चाहिए दल बदल कानून के तहत। आपने भी तो कोई एक्शन नहीं लिया, आपका भी तो हित था ना उसमें। चलिए खैर वो अलग विषय है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। कौशल कांत मिश्रा जी जरा जल्दी से कांग्रेस ने सिर्फ ये जवाब देना चाहता हूं, अभी देखिए किसी को हत्या करने से पहले फांसी नहीं दी जाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ही इस समय भारत की एक अकेली लोकतांत्रिक पार्टी है जहां पे जो काम नहीं करेगा उसको पद नहीं मिलेगा। ये कोई परिवार तांत्रिक पार्टी नहीं है कि काम करे न करे प्रेसिडेंट तो केवल राहुल गांधी भैया ही बनेंगे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, अरे बेचारा विधायक, एक मिनट, विधायकों के एक निवेदन पत्र, एक सिफारिश पर नहीं सुनी गई। अगर ये बताइए, बहुत अच्छी बात है, टिकट कटेंगे नहीं, अगर कोई काम बहुत नहीं अच्छी बात, तो सरकार पार्टी क्या करेगी? टिकट ही काटेगी ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ ये सरकार फेल है, ये सरकार की हताशा है। सरकार फेल होने पे विधायकों पे दोष मढ़ने जा रही है। नहीं है कि एक ही परिवार की पार्टी हो। यहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी हो, सबका देख लीजिए। आपको मालूम ही नहीं है आपकी पार्टी में कितने लोग हैं? पंकज सिंह, नीरज सिंह, पंकजा मुंडे, ये सब जो है बड़े बड़े नेताओं के पुत्र हैं। ये बड़े बड़े नेताओं के पुत्र और पुत्रियां हैं। अपने गिरेबान में झांक के देखिए, एक परिवार पे आप आरोप लगाते हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे पिछले 10 साल, आपको मालूम ही नहीं उनके पीछे कोई परिवार नहीं था। दोबारा लाएगी क्योंकि जो लोग काम नहीं करेंगे, आप लोगों को जानकारी का अभाव है। पिछले 30 वर्षों से एक परिवार नहीं है, टिकट मिलेगा, वो अलग विषय, वो अलग विषय। आपके यहाँ भी तमाम भाजपा के नेताओं के पुत्रों को टिकट अभी दिया गया, सब पिछले चुनाव में, इस बार भी दिया जाएगा। ठीक है सर, ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र डॉक्टर कौशल जी हैं, वो बड़ी चालाकी से भी ये बता रहे थे कि पेट्रोल इसलिए महंगा है, मुद्रास्फीति और महंगाई, तमाम उदाहरण दे रहे थे। इनसे जरा ये पूछिए कि क्या जनता से इसीलिए आपने वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार,
क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, उनका उत्पीड़न हो रहा है? तो क्या इसीलिए आपने ये नारा दिया था कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार? ये जो भारत में रोजगार नहीं है और तमाम बेरोजगार साथी जो युवा है वो सड़क पे है, उनको उनके ऊपर आप लाठियां बरसा रहे हैं। कोरोना काल में आप उनको इलाज, उत्तर प्रदेश की जनता को सही ढंग से इलाज नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि हमारी जो पवित्र नदियां हैं, गंगा यमुना, वो सब लाशों से तैरती रही और चील कौवे हमारे साथियों के, भाइयों के। धर्मेंद्र जी को भी जरा मैं शामिल कर रहा हूँ। धर्मेंद्र जी के कुछ सवाल है, जरा वो भी शामिल कर लेता हूँ। धर्मेंद्र यादव जी सवाल उठाइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे जो काम नहीं करेंगे उन्हें हटा देंगे। यानी 150 विधायक हटा दे जाएंगे, इसका मतलब कि आधे लोगों ने काम ही नहीं किया। आज यही तो नतीजा है कि जो भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है, हर मुद्दे पर इसीलिए फेल हुई है। आप मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि जो केंद्र में मंत्री हटाए गए, क्या उनके हटाने से कोरोना काल में जिनकी मौत हुई थी, क्या वो वापस आ गए? क्या उनके परिवार को मुआवजा ज्यादा मिल गया? क्या उनके परिवार का जनजीवन सामान्य हो गया? क्या प्रदेश की समृद्धि बढ़ गई? क्या उसे महंगाई कम हो गई? क्या उसे रोजगार ज्यादा मिल गया? ये सब चीजें लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 5 मुद्दों पर काम करती है। ठीक है, तो जरा जवाब ले लेते हैं। कौशलकांत मिश्रा जी जरा जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद में सुरेंद्र दुबे जी मैं आपसे जवाब लूंगा। कौशलकांत जी जरा जवाब दीजिए। देखिए, पुष्पेन जी ने वही सारे सवाल दोबारा उठाए थे जिसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं, और इन्होंने बार बार ये कहा कि महंगाई हुई। आप ये बताइए, अगर हमारी सरकार नहीं होती ना, तो प्रदेश की जनता को ये पता है कि अभी पेट्रोल 150 रुपए लीटर होता। अभी हमारे पिछले बार धर्मेंद्र जी पहली सुन तो लीजिए आप, अगर रेट ऑफ इनको मैथमेटिक्स आती ही नहीं है, इसीलिए मैं उस भाषा में बता रहा था पेट्रोल पे टैक्स और 35 रुपया टैक्स में इन्हें अंतर मालूम ही नहीं। 35 रुपया टैक्स मोदी ले रहा है, 9 रुपया मनमोहन सिंह लेते थे। सवाल तो ये है जहां पर कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां पर क्यों नहीं वैट कम कर दिया जाता है, वहां पर क्यों नहीं वैट कम कर दिया जाता है? शायद ठीक है कौशलकांत जी, ठीक है मैं वापस लौटूंगा। एक मिनट सर, मैं वापस लौटता हूं। आनंद कहीं देर से हुआ होगा, लेकिन ठीक है सर। सुरेंद्र दुबे जी मेरा सवाल ये है, मैं जरा दूसरे पहलू से सवाल कर रहा हूं। मैं जरा दूसरे पहलू, एक मिनट जरा कौशलकांत जी, एक मिनट प्लीज। सुरेंद्र दुबे जी, समय थोड़ा सा कम है सर। सुरेंद्र दुबे जी मेरा सवाल ये है, मैं जरा दूसरे पहलू से सवाल करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब ये सवाल उठ रहा है कि जनता से सीधे इंटरेक्शन तो नहीं, सोशली गैदरिंग नहीं, लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए जब आमना सामना होगा जनता के साथ, तो ये हम कहें कि जनता से जुड़ाव है या आइसोलेशन है? नहीं, जनता से जुड़ाव तो इसको नहीं कहेंगे। हाँ। लेकिन जब आप आमने सामने बैठे होते हैं तो आपको उनके गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, आप में लोग लाज हो सकती है, आप गुस्सा हो सकते हैं या प्रसन्न हो सकते हैं। और अभी भाजपा प्रवक्ता ने कुछ बड़े हास्यास्पद तर्क दिए कि अगर बीजेपी नहीं आती तो 150 रुपए लीटर पेट्रोल बिकता और 300 रुपए तेल बिकता। उनको ये भी बता देना चाहिए कि टमाटर 100 रुपए जैसे आजकल मिल रहा सीजन है, तो मैं जब खरीदता तो मुझे लगता कि यार इतना महंगा तो कभी नहीं हुआ। तो अगले चुनाव के लिए बता दे कि अगर ये नहीं आएंगे तो 150 रुपए किलो टमाटर हो जाएगा, ताकि हम लोग अपना हिसाब किताब लगा लें कि क्या क्या हमें चाहिए, उस हिसाब से। मैं टमाटर पे बात करना चाहता हूं। अभी जितने भी मैं सिर्फ एक बार कहूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने सब्जी वाले को फोन करिए, क्योंकि कल ये खबर चली थी और मैंने उसके बाद दिल्ली में टमाटर का रेट पता किया। हमारे यहाँ वसंत कुंज में और नोएडा में टमाटर का रेट 60 रुपए किलो है और मीडिया में 100 रुपए किलो से ऊपर चल रहा था। मैं ये कहूंगा जनता से और आप सभी प्रवक्ताओं से कि अपने अपने सब्जी वाले एक बार फोन करके बात हो रही है। 60 रुपए की बात करिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव बिक रहा है जो 100 रुपए बताया जा रहा है, तो ये फैक्ट चेक भी किया कीजिए। एकदम सच बोल रहा हूँ। मैंने 90 रुपए खरीदा है। एक सरसों के तेल के दाम क्यों बढ़ गए? कौशलकांत मिश्रा तो यही कहेंगे कि वसंत को जाकर के ले लीजिए। तेल का जवाब देना चाहता हूँ। चलिए ठीक है सर, माफी के साथ रोकूंगा। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय इंडिया न्यूज को देने के लिए। लेकिन सवाल तो बनता है कि अगर लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर के और तमाम अन्य विषयों को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा कैंपेन शुरू करती है जहां पर सीधा जुड़ाव और सीधे जनता के जो सवाल है उनके जवाब मिल पाएंगे, तो इसमें आपत्ति किस बात की है? पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।